नाउ तो इसीलिए ओके सो इसीलिए अब हमारा रूल बना दिया गया है। जो लोग ये जो मिसयूज, देखो भाई आपने मेरा प्यार का मिसयूज किया तो अब मैंने क्या रूल बना दिया कि आपको असाइनमेंट नहीं मिलेगा। उसी तरह जिस तरह से दुनिया के लोगों ने ये एमनियोसेंटेसिस टेक्निक है, ओके इसको यू नो व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस टेक्निक और नॉट? तो ये यस सर। प्री नाटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है। मतलब बिफोर डिलीवरी ये बच्चे का चेक कर लेता है एंड बता देता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो अगर नहीं है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो प्रेगनेंसी, अगर है तो आप गिरा सकते हो प्रेगनेंसी। बट 90% लोग इस टेक्निक को क्यों करते हैं? भाई पैसा है आप लोगों के पास, तो इसलिए आप क्या करते हो, इससे सिर्फ देखते हैं छोरा से कि छोरी। तो अगर छोरी से तो गिराओ, सो लाइक दैट। तो बट दैट वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोसेस। तो इससे अब प्रॉब्लम क्या हुआ, गवर्नमेंट ने रूल लगा दिया। इतना आसानी से ये होता नहीं है। तो इससे प्रॉब्लम किसको हो गया? जिनके बच्चे एक्चुअली गड़बड़ हो रहे थे, जिसको कि ये चाहिए था, अब वो बेचारे तुम्हारे साथ पिस गए। So to prevent such happening, the government has enacted a law that is called Prenatal Diagnostic Techniques and Regulation Act. Okay, so Prenatal Diagnostic Technique Regulation and Prevention of Misuse Act 1994 amended हो गया वो 2003। ठीक है, it prohibits pre-conception and prenatal sex determination। ओके इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस रूल आपका प्री नाटल मतलब डिलीवरी, तो डिलीवरी के पहले आप सेक्स को डिटरमिन नहीं कर सकते। Contravention of this act is punishable with an imprisonment of 5 years and a fine of 1 lakh along with cancellation of your practice। तो रजिस्ट्रेशन होता है आपका मेडिकल प्रैक्टिस का, वो कैंसिल हो जाएगा लाइसेंस। आई विल चेक कि अगर ये बढ़ा है या नहीं है। ओके तो ये जो डाटा है मेरे पास, बट इट मे चेंज विथ ईयर्स। तो दैट इज द कंसेप्ट। इसका मतलब जो डॉक्टर बिना माने किसी कारण के फीमेल फिटिसाइड या जो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट करेगा तो वो मरेगा। तो उसके लिए रूल बना दिया गया है, 5 साल की जेल होगी, फाइन प्लस हो सकता है आइदर 5 ईयर जेल और 1 लाख, या दोनों भी हो सकता है, अलॉन्ग विथ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। क्लियर? चलिए तो ये उसका कंसेप्ट है। तो ये देखिए ये आपका नया प्रपोजल है, प्रपोज चेंजेस इन द 1971 एक्ट। तो इसमें आयुष डॉक्टर्स को भी अलाउ करने के लिए बोला जा रहा है to allow MTP anytime during pregnancy for selective fetal abnormality which cannot be detected within 20 weeks। माने वो बोल रहे हैं कि अगर ज्यादा देर हो जाए उसको भी गिराने का परमिशन दिया जाए, क्योंकि ऐसा हो सकता है बहुत सारे डिजीजेस बाद में पकड़ में आ रहे हैं। To extend gestation period for abortion from 20 weeks to 24 weeks। ओके मतलब जो हमारा अभी हाईएस्ट लिमिट 20 वीक है उसको 24 वीक तक कर देने का लोग बोल रहे हैं। वाई दिस प्रपोजल इज गिवन, उसका अलार्मिंग स्टेटस है 22 मिलियन अनसेफ अबॉर्शंस परफॉर्म्ड ईच ईयर वर्ल्ड वाइड। 7 मिलियन अबॉर्शंस आर कंडक्टेड एनुअली इन इंडिया। ठीक है, ग्रेटर देन 50% अबॉर्शंस इन इंडिया आर इलीगल। देख रहे हो? तो ये आपको पता होना चाहिए कि 50% से ज्यादा जो है वो इलीगल हो रहा है। ओके तो इसीलिए इस सब को लीगलाइज करने के लिए गवर्नमेंट इसका एक सुझाव दे रही है कि आप इस तरह से करिए तो शायद ये गड़बड़ी नहीं होगा। रेट ऑफ मैटरनल डेथ ड्यू टू अनसेफ इज 8%। वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये आपका जो मैटरनल डेथ है MMR, इसको क्या कहते हैं? MMR।
maternal mortality rate. So this is around 8%. ठीक है जी, यहाँ 8.9% है, वो वर्ल्ड का होगा क्या शायद, तो इसलिए 8% के आसपास आपका मैटरनल mortality। कोई शक? सो इसीलिए पीपल आर आस्किंग कि इसको थोड़ा रिन्यू किया जाए। और क्या, वो आ गया है 2020 एक्ट, मैं देखता हूँ अगर होगा तो बता देंगे, नहीं तो नहीं आता। चलिए, सो जो नेक्स्ट टॉपिक दैट विल डिस्कस इज STDs, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एंड इसको आजकल क्या बोला जाता है? STIs। ओके, so that is also called sexually transmitted infections। अब उसको infections बोला जा रहा है, पहले disease बोला जाता था। और क्या, they are also known as venereal diseases। तो इसका मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इट इज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये सेक्सुअली ही ट्रांसमिट होगा, या फिर इसको आप RTI कह सकते हो, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो दिस इज आल्सो नोन एज RTI। तो विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ह्यूमन बीइंग टू अनदर थ्रू सेक्सुअल इंटीमेसी या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो ये और किसी तरह से स्प्रेड नहीं होता। AIDS and HIV are also STIs. Okay, okay, but they are also transmitted through other methods. तो इसीलिए इसको हम एक एक्सेप्शनल स्टेट में रखते हैं। समझ में आया? तो इसीलिए सिंस एड्स एंड हेपेटाइटिस बी दे कैन बी ट्रांसमिटेड बाय अदर मीन्स, तो इसलिए उसका एक एक्सेप्शनल सिचुएशन में हम रखते हैं। Except AIDS, HIV, hepatitis B, genital herpes, all other STDs are completely curable। ठीक है, तो AIDS, हेपेटाइटिस बी एंड जेनाइटल herpes ये बिल्कुल क्योरेबल नहीं है, बट ऑल अदर STDs आर कंप्लीटली क्योरेबल, बट आपको जल्दी डायग्नोज करना पड़ेगा। इफ डिटेक्टेड एंड ट्रीटेड अर्ली तो ये पूरा क्योर हो जाएगा। हाउएवर अर्ली सिम्टम्स आर जनरली माइनर। समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या होता है? जो अर्ली सिम्टम है वो नॉर्मली भी हो सकता है, फंगल वंगल इन्फेक्शन से भी हो जाता है, तो लाइक दैट। तो अर्ली सिम्टम्स आर जनरली माइनर लाइक इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन एंड स्वेलिंग इन द जेनिटल रीजन्स। ठीक है, इन फीमेल्स, okay, they are often asymptomatic and remain undetected for long। बहुत देर तक वो asymptomatic रहता है। Further, due to social stigma attached to STDs, the infected person do not go for timely detection and treatment। ठीक है, तो एक्चुअली ये एक अजीब सा है सिचुएशन, तो ये किससे लोग बातचीत कम करते हैं। और it results in PID, that is called pelvic inflammatory disease, जिससे abortion भी हो सकता है। Okay, abortion, stillbirth, ectopic pregnancy, infertility and cancer of reproductive tract। तो ये उसका serious implications। Therefore, in Republic Health Program, जो आपको मैंने बोला था पढ़ लेना, जो पहला जो टॉपिक दिया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, उसको हम लोग RHCP बोलते हैं, है कि नहीं? तो उसमें क्या किया गया है? ओके, प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ STDs आर गिवन प्राइमरी कंसिडरेशन। उस पर ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। ठीक है, चलिए, सो द इंसिडेंस ऑफ STDs इज स्पेशली हाई इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 24। क्यों? बिकॉज आजकल जो है लोग माने माने बिफोर परमिशन ये लोग करते हैं काम।
और दैट जनरली प्री मैरिटल सेक्स, या आपका जो जो क्या जो टीनेज प्रेगनेंसीज, ये सब जो एक्टिविटी है बच्चों का, उसमें ये इसका इंसिडेंस ज्यादा देखा जाता है। बिकॉज जो 24 साल के बाद पीपल मैच्योर हो जाते हैं ना, तो वो रिस्क लेने से डरते हैं। So it can be prevented through use of condoms, avoiding sex with multiple partners and unknown partners. ये बहुत important है। Means unknown partners के साथ अगर आप intercourse करते हैं, जैसे prostitutes and etc. तो भाई obviously there is a, you don't know ना if they are reproductively healthy or not. So disease होने का chance बढ़ जाता है। For any doubt, a qualified doctor should be consulted for proper diagnosis and treatment of STDs. ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो डिजीज है दैट इज क्लैमीडिया। तो इसमें आपको याद है रखना है, इसमें आपको जो इन्फेक्टिव एजेंट का नाम याद रखना है, दैट इज कॉल्ड क्लैमीडिया ट्रैकोमैटिस। ओके, और इसको हम लोग ये ट्रैकोमा भी कॉज करता है। ओके, द इन्फेक्शन कॉजेस यूरेथ्राइटिस, एपिडिडाइमिटाइस। ये सब क्या है, ये सब आपके अलग अलग सिम्टम्स। तो यूरेथ्राइट में आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन है, तो यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन, एपिडिडाइमिस में इन्फ्लामेशन, सर्विक्स में इन्फ्लामेशन, ब्रोंकाइटिस मतलब एनस के पास इन्फ्लामेशन, ये सब आपका होगा। ठीक है, मेडिसिन है आपका टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन आर यूजफुल ड्रग्स। ठीक है, उसी के बाद आ जाएगा गोनोरिया। तो गोनोरिया इज कॉज्ड बाय whom? Neisseria gonorrhoeae. Okay, so gonorrhea is called by Neisseria gonorrhoeae. Okay, so this is called Neisseria gonorrhoeae. So which is what? A bacterium. Okay, so अब ये जो है इस it may also cause arthritis and eye infections. ठीक है, पेनिसिलिन एम्पिसिलिन ड्रग्स है। उसके बाद ट्राइकोमोनियासिस, तो दिस इज कॉज्ड बाय ट्राइकोमोनास वैजिनालिस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जो एक प्रोटोजोअन है। राइट, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये प्रोटोजोअन है आपका। निस्सेरिया जो है ये बैक्टीरिया है। ओके, ट्राइकोमोनास भी जो है ये भी आपका प्रोटोजोन है, और क्लैमिडिया भी जो है ये भी आपका एक क्लैमिडिया जो एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। चलिए उसके बाद आ जाइए जेनाइटल वाट्स। इसमें भी वही सब प्रॉब्लम्स है, यूरेथ्राइटिस, एपिडिडाइमिस, प्रोस्टेटाइटिस एंड बर्निंग डिसयूरिया। व्हाट इज डिसयूरिया? याद है, पेनफुल यूरिनेशन। ओके, उसके बाद है जेनाइटल वाट्स। तो जेनाइटल वाट्स इज कॉल्ड बाय एचपीवी, हिमोफा क्या, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, तो इट प्रोड्यूसेस वाट्स ओवर द स्किन, एक्सटर्नल जेनाइटल एंड प्री-एनल पेरिएनल एरियाज। पेरिएनल एरिया का मतलब क्या है? एनस के चारों ओर। वाट्स का मतलब आप जानते हो, छोटे छोटे ग्रोथ होने लगेंगे। ओके, now it produces warts over the skin, etc. In women the warts enter vagina and cervix also, तो वो और ज्यादा प्रॉब्लम करता है। ओके, तो सर्जिकल रिमूवल कंस्टिट्यूट द ट्रीटमेंट, आपको उसको सर्जिकली काट कर हटाना पड़ेगा। तो जेनाइटल हर्पीस ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये इनक्योरेबल डिजीज है। दिस इज कॉज्ड बाय HSV2, उसका नाम है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 2। ओके, इसलिए इसका फुल नाम है HSV2। Clear? So there are vesiculopustular lesions and then clusters of reddish ulcer over the genitals. ठीक है, एंड समथिंग और क्या, इसलिए ये देखो ये वायरस है, इसलिए आपका एसाइक्लोवर, वेलासाइक्लोवर एंड फैमिसाइक्लोवर मेडिसिन दिया जाता है। तो ये आपको याद नहीं होने से भी चलेगा, बट एटलीस्ट आपको पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पता होना चाहिए। उसके बाद है कैंक्रोइड। तो व्हाट इज कैंक्रोइड? तो दैट इज कॉज्ड बाय हिमोफाइलस डुक्रेई। ओके, ये ऑलरेडी ये आपका आया भी होगा एग्जाम। ओके,
तो ये इसमें पेनफुल अल्सर्स होते हैं ओवर द एक्सटर्नल जेनाइटल्स, ठीक है। एंड सिफिलिस बहुत कॉमन सा डिजीज है, which is caused by spirochete ट्रिपोनिमा पैलिडम, ठीक है। तो ये है ट्रिपोनिमा पैलिडम। सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसमें आपका पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन बहुत केस में यूज होता है एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग STIs हैं एंड द बेस्ट वे ऑफ प्रिवेंटिंग STIs इज नो सेक्स आउटसाइड फैमिली, बट अगर भी करना है तो नोन करिए, अगर वो भी नहीं आपको अननोन ही करना है तो प्रोटेक्शन लेकर करिए। एंड विच इज द ओनली मोड ऑफ प्रोटेक्शन बताइए? कॉन्डम यूज करना। ओनली बैरियर कॉन्डम्स। तो कॉन्डम फेमिडोम के अलावा ये और किसी भी तरीके से बचने वाला नहीं है। ओके, सो नो अदर बर्थ कंट्रोल प्रोसेस विल प्रिवेंट फ्रॉम दिस डिजीज। कोई शक? नो सर। तो इसलिए इसका काफी इजी है, इसके पढ़ना आप सिंपली नेम डिजीज लिख दीजिए बस, और सिम्टम कुछ आता नहीं है, आपका नेम एंड डिजीज। ओके, इसमें मैच द फॉलोइंग आ सकता है, इसमें आपका फाइंड द इनकरेक्ट आ सकता है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो हु इज कॉजिंग व्हाट, क्योंकि सिम्टम देखोगे ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है। ओके, किसी का थोड़ा इधर थोड़ा उधर होगा, बट अदरवाइज रेस्ट सिम्टम्स आर ऑल कॉमन। मेडिसिन भी मोस्टली कॉमन होते हैं, बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक ले लिए, वायरस है तो वर्स ले लिए एंड सो ऑन। तो लाइक दैट, बट जनरली आपको क्या देखना है, वी हैव टू सी द पॉजिटिव पैथोजन, है ना। तो पॉजिटिव पैथोजन आपको देखना है। चलिए, सो अब हम लोग चले जाएंगे एक और टॉपिक, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम एरिया है कि आजकल जो बच्चा ना होना, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, इनफर्टिलिटी। चलिए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो चलेंगे इनफर्टिलिटी में। बताइए ना, इनफर्टिलिटी हर का चीज में मेडिसिन कैसे दिया है, वो तो इनक्योरेबल है ना। क्या क्या? नहीं, मेडिसिन खाओ हर ना, चीज इनक्योरेबल का मतलब कोशिश नहीं करेंगे क्या? समझ रहे हो? अब हो गया तो क्या करें? तो एटलीस्ट हम तो लोग जनरली तो सिम्टम्स को डिजीज कम कर इनक्योरेबल देंगे होता ना। है, हाँ, तो उनका जेनेटिक मैटर आरएनए होगा क्या, कोई इसलिए जरूरी, वो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं होता, दैट इज नॉट द रूल। ओके, बट यस, आरएनए जेनेटिक मटेरियल में आपका सिंस आरएनए इज हाईली व्हाट, सिंस आरएनए जो है वो जल्दी, हाँ हाईली म्यूटेबल है, तो हाँ आरएनए म्यूटेशन वायरस जल्दी। क्या है, वो काफी ज्यादा म्यूटेट कर जाता है, बिकॉज आरएनए में प्रूफ रीडिंग मशीनरी नहीं होता, तो इसलिए वो प्रॉब्लम करता है। ओके, तो ट्रीटमेंट प्रोफाइलैक्सिस इसलिए नहीं हो, मेन चीज क्या है, वायरस जो है वो एक हाइपर पैरासाइट है। अगर आपको ध्यान होगा, हम लोगों ने पढ़ा है दैट वायरस इज ए हाइपर पैरासाइट, मतलब वो आपके बॉडी के पैरासाइट के अंदर रहता है या आपके बॉडी के सिम्बायोट के अंदर रहता है। तो इसीलिए उसका मोडस ऑपरेंडी देखकर हम डिसाइड करेंगे कि वो ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता है। ओके, so that is the case, तो इसीलिए it will depend upon how it functions। चलिए, सो अब हम लोग चलते हैं about your what, the infertility। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है आजकल। तो बहुत लोग क्या है, सपोज बच्चा नहीं होता है तो वो सिंपली मान लेते हैं कि मेरा बच्चा नहीं होगा, एंड वो फिर आइदर तो जिंदगी भर निसंतान रहते हैं या फिर किसी को गोद वोद ले लेते हैं, और क्या। बट शायद अगर आप डॉक्टर को दिखाते तो एक सोल्यूशन आ सकता था। ओके, देयर वाज ए पॉसिबिलिटी ऑफ क्योर। सो इसीलिए अगर इनफर्टिलिटी जो है वो क्योरेबल है तो उसको क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी। बट
अगर इनफर्टिलिटी क्योरेबल नहीं है, so that is called sterility. Sterility. So that is called sterility. Understand? So this is the concept. तो इसलिए sterility and infertility में यही फर्क है. Okay? So this is the concept. अब चला जाए तो उसका कारण ढूंढा जाए. तो इसीलिए इनफर्टिलिटी हम लोग देखेंगे. तो so infertility is the failure to conceive. Actually किस केस को हम इनफर्टिलिटी बोलेंगे? It is the failure to conceive even after. क्या? Even अभी देखो आसमित दास अभी आ रहे हैं, फिर बोलेगा सर मैं तो हर दिन क्लास में होता हूँ. तो लाइक दैट. तो infertility is the failure to conceive even after 1 to 2 years of regular unprotected intercourse. मतलब आप अपना नॉर्मली कोशिश कर रहे हैं बट फिर भी बच्चा नहीं होगा. नीतू, हैव यू टेकन द फोटोग्राफ्स? Yes, sir. ठीक है, चलिए. सो उसके बाद समझ में आया. तो इसलिए जो पर्सन है वो बच्चे की तैयारी कर रहे हैं. दे अब सपोज आप इंटरकोर्स ही नहीं करोगे, बच्चा कैसे होगा? सो दैट इज व्हाई इफ देयर इज नो प्रेगनेंसी irrespective of your preparations for 1 or 2 year, तो शायद आप इनफर्टाइल है. तो एक बार चेक कर लीजिए. ओके, नेक्स्ट. चलिए. So this term is not synonymous. This term is not a synonym of sterility. याद रखना. तो ये sterility का पर्यायवाची नहीं है. ओके, sterility. तो why? Which means क्या? Complete inability to produce offspring. तो इसलिए sterility का मतलब क्या है? आपका कभी नहीं होगा बच्चा. बट इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है? हो नहीं रहा है बट शायद हो जाए. ओके, सो इट कैन बी डिफाइंड एज रिलेटिव स्टेरिलिटी. ये एक इंपॉर्टेंट टर्म. तो इट इज ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. तो व्हाट डज प्राइमरी मीन? पहले से ही आपका बच्चा नहीं हो रहा है. ओके, दैट इज प्राइमरी. बट सपोज एक बच्चा हो गया, दूसरा नहीं हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी. ऐसा समझ. तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी इज हु हैज नेवर कंसीव्ड एंड सेकेंडरी क्या है? वो कंसीव्ड बट नो सेकेंडरी, माने दूसरा बच्चा नहीं हो रहा है. सो फाउंड इन पेशेंट्स हु हैड प्रीवियसली कंसीव्ड, infertility is caused by defects found in males and females. तो इसलिए पहले जमाने में क्या था? अच्छा इनफर्टाइल है तो बीवी को गाली देते थे, मारपीट करते थे, उसको फिर नौकरानी से कटाते थे, एक और बीवी ले आते थे. बट भाई इनफर्टाइल का कारण आप भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है. ओके, तो इसलिए इट इज नॉट ओनली द फीमेल्स. तो अब हम लोग कारण ढूंढेंगे. तो सबसे पहला कारण कि मेल में क्या क्या हो सकता है. ओके, सो सिंस जो है मेल में क्या क्या कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी का. तो पहला रीजन क्या है? सीमेन ऑफ ए फर्टाइल मेल इज 3.4 ml पर इजैकुलेशन. ओके, इतना होना चाहिए विथ स्पर्म काउंट ओवर 200 मिलियन. है ना? तो 200 मिलियन से ज्यादा स्पर्म होना चाहिए. मोस्टली मोटाइल, मैंने बाकी सब कुछ ठीक होना चाहिए और क्या. मोस्टली मोटाइल, हैविंग प्रॉपर फ्रुक्टोज कंटेंट, फ्लूइडिटी एटसेट्रा. तो ये सब ठीक ठाक है तो आप क्या है? आपका सीमेन इज फाइन. एनी डिफेक्ट इन स्पर्म काउंट, स्पर्म स्ट्रक्चर, मोटिलिटी और सेमिनल फ्लूइड लीड्स टू इनफर्टिलिटी.
समझ रहे हो? इसीलिए अगर आपका रूल से कुछ भी इधर उधर हटे तो वो डिजीज हो जाएगा और क्या। तो लो स्पर्म काउंट को हम क्या बोलते हैं? ओलिगोस्पर्मिया। Oligospermia. नो स्पर्म इन सीमेन, एजूस्पर्मिया। लो स्पर्म मोटिलिटी, एस्थेनोजूस्पर्मिया। इफेक्टिव स्ट्रक्चर, टेराटोजूस्पर्मिया। ओके, तो ये सब आपका केस है। उसके बाद है क्रिप्टोर्किडिज्म, तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं। व्हाट इज क्रिप्टोर्किडिज्म बताइए? फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम। तो इससे क्या होता है? इट कॉजेस एजूस्पर्मिया। ओके, हैंस। ओके, इसमें क्या होगा? हैंस में रिजल्ट इन स्टेरिलिटी इफ नॉट क्योर। ओके, तो अगर आप क्योर नहीं करेंगे तो स्टेराइल भी हो सकता है। तो इसीलिए इसका आप इमीडिएटली प्रॉब्लम को एड्रेस कीजिए। एब्सेंस और ब्लॉकेज ऑफ वास डिफरेंस और वास एफरेंस, तो इससे क्या होगा? आपका स्पर्म मूवमेंट ही नहीं होगा। लॉस ऑफ सिलियरी फंक्शन एंड स्पर्म मोटिलिटी। ओके, ये कार्टागेनर सिंड्रोम कहलाता है। ओके, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। आप लोग का एक्चुअली हु इज टेकिंग योर बॉटनी? उमा सर। Yes, sir. तो वो कहाँ है अभी? जेनेटिक्स आ गया ना? कहाँ है? नहीं, जेनेटिक शुरू नहीं हुआ है सर। तो अभी क्या चल रहा है? सर, पोलिनेशन, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन खत्म हुआ है। बट इज इट अकॉर्डिंग टू और योर शुरू माइक्रो होगा प्लान? जेनेटिक्स। आपका माइक्रो प्लान के अनुसार चल रहा है कि नहीं, वो देख लेना। और क्या, चलिए, बिकॉज ज्यादा पीछे नहीं रहना, क्योंकि फिर एग्जाम में वो आ जाएगा, फिर मरोगे। तो इसलिए आप लोग हर समय, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे बैच में? सौरभ वौरभ जैसे बच्चे वो मिसगाइड करते हैं टीचर को, तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है। बट फिर एग्जाम में तो आ जाएगा ना, तो इसलिए ये आपको याद Yes, रखना sir. है। तो इसीलिए ऑलवेज सी दैट इट इज अप टू दी क्या माइक्रो प्लान, क्योंकि फिर वहां से एग्जाम में डल जाएगा एंड फिर आप चिल्लाओगे। चलिए, तो अब आ जाइए हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया का मतलब क्या है? हाई स्क्रॉटल टेम्परेचर। ओके, हाई स्क्रॉटल टेम्परेचर अगर है तो ड्यू टू वेरिकोज वेन्स। ओके, वेरिकोज वेन्स अगर हो गया तो ब्लड फ्लो नहीं करता, तो इसीलिए आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। नहीं तो क्या होता? टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। बट सिंस अभी ब्लड जम गया है, जा नहीं रहा, तो वहां टेम्परेचर बढ़ रहा है। हाइड्रोसिल और फाइलेरियासिस, टाइट अंडरगारमेंट। बहुत सारे लड़के लोग, आप जानते हो कि नहीं, वो थोड़ा कस के पैंट पहनते हैं थोड़ा हॉट दिखने के लिए। तो आप टेस्टिस को बांध के रखोगे तो फिर बच्चा कैसे होगा? तो इसलिए ज्यादा फैशन करोगे तो मोस्ट मॉडल्स आर इनफर्टाइल, तो वैसा हाल हो जाएगा। इसलिए टेस्टिस को खुला रहने दो, थोड़ा उसको खेलने के लिए जगह दो। थर्मल अंडरगारमेंट्स, बहुत लोग जो चड्डी ऐसा पहनते हैं जिससे मैंने अंदर गर्मी रहे, फिर मरोगे। एंड वर्किंग इन हॉट एनवायरनमेंट, ये सब से ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है। ओके, तो जैसे जो लोग कुक्स होते हैं, जो होटल में आप देखोगे, जो लोग बैठ के खाना बनाते हैं, पकौड़ा वकड़ा तलते हैं, उनका टेस्टिस इज वेरी क्लोज टू द फायर, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर ज्यादा होगा। ओके, इन्फेक्शन लाइक मम्स, ये बहुत खतरनाक है, ये लोग नहीं जानते हैं। ये अगर आपको बचपन में मम्स हुआ है अलग बात है, अगर एडल्टहुड में मम्स हो गया है तो ऑर्काइटिस हो जाएगा। और किस का मतलब क्या है? टेस्टिस, तो इन्फ्लामेशन इन द टेस्टिस। ओके, तो ये गड़बड़ होता है। कहाँ पर है? ब्रोंकिएक्टेसिस, तो इसमें क्या होता है? क्रोनिक डायलेशन ऑफ द ब्रोंकियोल। इन्फेक्शन ऑफ सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, रिजल्ट इन ओलिगोस्पर्मिया। अगर ट्रैकोमाटिस हो गया, क्लैमिडिया ट्रैकोमाटिस, तो उससे भी गड़बड़ हो सकता है। आपका अगर माइकोप्लाज्मा, डी माइकोप्लाज्मा
ओके हो गया, तो उससे भी हो सकता है। ये सब ओलिगोस्पर्मिया कर देगा। अल्कोहलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, जो आप लोग दारू पीते हो तो ये गड़बड़ कर देगा। तो ज्यादा अल्कोहल पीने से भी स्पर्मेटोजेनेसिस बंद हो जाता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो आप जानते हो व्हाट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, बताइए। सो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? ये सब तो आपका 9th 10th का टॉपिक है यार। बताओ नीतू, व्हाट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम? सर XXY। 21st क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है। शट अप। So this is XXY syndrome. समझ रहे हो? मतलब आपके पास एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम है। So this is called Klinefelter syndrome. तो उसके बाद गोनाडोट्रोपिन डेफिशिएंसी, मतलब क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ FSH एंड LH। ठीक है, तो ये इससे भी गड़बड़ हो सकता है। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, रेडिएशन, एंटी डिप्रेसेंट, इसे मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो ये भी गड़बड़ कर सकता है। नाउ तो ये सब आपका एज़ोस्पर्मिया रिलेटेड प्रॉब्लम है। फेलियर टू डिपॉजिट स्पर्म्स हाई इन वेजाइना ड्यू टू इजैकुलेटरी डिफेक्ट, डेवलपमेंटल डिफेक्ट, या फिर और भी हम लिख सकते हैं क्या, उसको क्या कहते हैं, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये सब कारण से भी हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड प्री मैच्योर इजैकुलेशन। ओके, इससे क्या होगा? पहले इजैकुलेशन हो जाएगा, उसके बाद इरेक्टाइल डिस्फंक्शन डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये सब कारण से भी आप स्पर्म को ठीक जगह नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो उससे भी क्या होगा? उससे भी गड़बड़ होगा। लो फ्रुक्टोज कंटेंट से क्या होगा बताओ? खाना नहीं मिलेगा स्पर्म को। खाना नहीं मिलेगा तो फिर वो हाई प्रोस्टाग्लैंडिन से क्या होगा बताओ? क्योंकि तुम बोलोगे तो समझ में आएगा ना, मेरे को बोलने में क्या है, यू हैव टू टेल। तो हाई प्रोस्टाग्लैंडिन से क्या होगा? देखो अभी अभी सुबह सुबह बताया, फिर भूल गया। भूल जाओगे तो मैं तो दोबारा नहीं बोलूंगा भैया। चलिए, आपने फिर आपको कुछ समझना पड़ेगा और क्या। चलिए, तो हाई विस्कोसिटी से क्या प्रॉब्लम होगा बताओ? क्योंकि आपको प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आएगा तो कैसे समझोगे डिजीज? सर्विक्स से जा नहीं पाएगा स्पर्म, हाई विस्कोसिटी होगा तो फ्लो ही नहीं करेगा। लो वॉल्यूम ऑफ इजैकुलेट, मतलब कम इजैकुलेशन है, तो क्या होगा? तो भी चांसेस है इनफर्टाइल हो जाए। चलिए, तो ये हमारा इनफर्टिलिटी इन मेल्स था। तो ये सब कारण हमने डिस्कस किया मेल इनफर्टिलिटी वाला। ठीक है, अब थोड़ा कारण डिस्कस करते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी वाला, मतलब जिससे फीमेल माने अच्छी बच्चा ना होने का अलग अलग कारण है ना। इस केस में फीमेल इज द प्रॉब्लम, इस केस में क्या था? मेल इज द प्रॉब्लम। तो अब कब हम ये बोलेंगे बताइए? So a fertile woman is one who regularly ovulates once per cycle. Okay, उसको हम fertile बोलेंगे। Passes the egg down the reproductive tract, मतलब उसका ओवम आता भी है ठीक जगह पर। Okay, which develops conditions for smooth passage of sperms. स्पर्म के रास्ता में बाधा विघ्न नहीं डालता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्स। ठीक है, इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्स। ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम।